गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है मनसबदारी व्यवस्था। सबसे पहले इसमें हम इस मनसबदारी व्यवस्था के उद्देश्य को देखते हैं। इसका पहला उद्देश्य था राज्य को सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना। दूसरा, विरोधी भावनाओं को कम करना। तीसरा, एक विशेष वर्ग को राज्य प्रशासन में सम्मिलित कर उन्हें राज्य का एक अंग बनाना। चौथा, राज्य के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा स्थापित करना। मनसबदारी व्यवस्था के मुख्यतः 4 उद्देश्य थे। अब देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था कहते किसे हैं। मनसबदारी पद्धति को मुगल प्रशासन का इस्पाती ढांचा करार दिया जा सकता है। यह मूल रूप से एक मध्य एशियाई व्यवस्था थी जिसका प्रणेता चंगेज खां था। यह एक स्तरीय व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत अधिकारियों को दशमलव प्रणाली के अनुसार पद प्रदान किए जाते थे। यह एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा कुछ संशोधनों के साथ यह व्यवस्था मुगल साम्राज्य की सैन्य एवं सिविल सेवाओं का आधार बनी रही। इसके अंतर्गत सेना, अमीर वर्ग एवं नागरिक अधिकारी शाही सेवा में कार्यरत थे। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं उनका निलंबन प्रत्यक्ष रूप से सम्राट द्वारा किया जाता था। यह व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी तथा सम्राटों द्वारा इनके अधिकारों एवं सीमाओं में परिवर्तन भी किया जाता था। यह एक सार्वजनिक व्यवस्था थी। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों एवं साम्राज्य के प्रति निष्ठा के आधार पर मनसब प्राप्त कर सकता था। मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, बल्कि इससे मुगल प्रशासनिक सेवा अनुक्रम में किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध होता था। यह एक द्वैत व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। जात से मनसबदार के वेतन तथा स्थिति का बोध होता था तथा सवार पद से घुड़सवार दस्ते की
संख्या का बोध होता था। यह व्यवस्था 1567 ईस्वी यह व्यवस्था 1567 ईस्वी में लागू की गई। इस मनसबदारी व्यवस्था में 1595 ईस्वी में कुछ परिवर्तन लाया गया तथा इन मनसबदारों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला, वैसे मनसबदार जिनका सवार पद जात पद के बराबर था। दूसरा, वैसे मनसबदार जिनका सवार पद जात पद का आधा या उससे अधिक था। तीसरा, वैसे मनसबदार जिनका सवार पद जात पद के आधे से कम होता था। इस मनसबदारी व्यवस्था में एक और वर्गीकरण किया गया तथा मनसबदारों को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया। पहला, 500 या उससे कम के मनसबदारों को मनसबदार ही कहा जाता था। दूसरा, 500 से 2500 तक के मनसबदारों को अमीर कहा जाता था। तीसरा, 2500 से अधिक के मनसबदार को उमरा कहा जाता था। 5000 से ऊपर के पद राजकुमारों के लिए आरक्षित थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत दाग और चेहरा का प्रचलन हुआ तथा शाही अधिकारियों के पद श्रेणी निश्चित हुए। दाग और चेहरा प्रथा के अंतर्गत सैनिक का हुलिया दर्ज होता था तथा घोड़े को विशेष चिन्ह से चिन्हित किया जाता था। अधिकारियों द्वारा सैनिकों तथा घोड़ों का निरीक्षण भी किया जाता था। पद श्रेणी को मरातीब भी कहते हैं। पद श्रेणी के अंतर्गत दाह बिस्ती मतलब होता है 10 से पंचहजारी का मतलब हो गया यहाँ पे 5000 तक की श्रेणियाँ स्थापित की गई थी तथा प्रत्येक के लिए वेतन निश्चित किया गया था। मनसबदारों की मृत्यु के पश्चात मुलातवा प्राप्त किया जाता था तथा शेष धन को मनसबदारों के संबंधी या रिश्तेदारों को दे दिया जाता था। मनसबदारों को किसी महत्वपूर्ण मुहिम या अभियान पर जाते समय उनके सवार पद में अतिरिक्त वृद्धि कर दी जाती थी जिसे मशरूत कहा जाता था। घुड़सवारी की संख्या बढ़ाई जाती थी। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू दाबिस्ती था।
अर्थात 10 सैनिकों की टुकड़ी पर 20 या 22 घोड़े को रखा जाता था। एक घोड़ा वाला सवार नीम सवार कहलाता था। नगद वेतन धारक नकदी कहलाते थे तथा तनख्वाह के रूप में जिसे जागीर दी जाती थी उसे जागीरे तनख्वाह कहा जाता था। मनसबदारों के वेतन में कटौती का भी उल्लेख मिलता है। इसे दो दामी कहा जाता था, अर्थात प्रति रुपया 2 दामों की कटौती की जाती थी। दक्कनी मनसबदारों के वेतन में सबसे अधिक कटौती की जाती थी। दक्कनी मनसबदारों के वेतन में सबसे अधिक कटौती की जाती थी। जहांगीर द्वारा इसमें 2 अस्पा सी अस्पा की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत सवारों की संख्या में वृद्धि की गई तथा बगैर जात और सवार पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सैनिक रखने की अनुमति दी गई। इस व्यवस्था से राजकोष पर भी कोई भार नहीं पड़ा तथा सैन्य शक्ति और भी सुदृढ़ हुई। शाहजहां द्वारा 1/3 तथा 1/4 का नियम लाया गया। सैनिकों की संख्या में कमी कर दी गई तथा मनसबदारों के उत्तरदायित्व को कम कर दिया गया। उनके वेतन में कटौती की गई। इस व्यवस्था का उद्देश्य संसाधनों को सुरक्षित एवं व्यय को कम करना था। हिंदुस्तान में जो मनसबदार नियुक्त होते थे उनके लिए 1/3 एवं 1/4 तथा जो हिंदुस्तान से बाहर नियुक्त होते थे उनके लिए 1/5 भाग वेतन का प्रावधान था। शाहजहां द्वारा महीना का भी व्यवस्था की गई। उसके द्वारा 4 माही से 10 माही का प्रचलन किया। मनसबदारों के उत्तरदायित्व में भी कमी की गई। जो मनसबदार नगद वेतन पाते थे उन पर भी यह नियम लागू होता था। इसके वेतन में कटौती की गई। इससे वेतन में कटौती की गई। औरंगजेब के शासनकाल में विशेषकर उच्च श्रेणियों के मनसबदारों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। स्थिति यहाँ तक आ गई कि उन्हें प्रदान करने के लिए जागीरें नहीं रह गई थी। संकट इतना विकट हो गया कि सम्राट और उसके मंत्री बार बार सभी नई भर्तियां रोकने की सोचने लगे, लेकिन परिस्थिति ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। मनसबदारों की संख्या में अतिशय वृद्धि और जागीरों के अभाव ने जागीरदारी और कृषिजन्य संकट को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब के शासन के परवर्ती दिनों में मनसबदारी व्यवस्था भी
पतनोन्मुख हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनसबदारी पद्धति जो कभी मुगल प्रशासन की सबल रीढ़ थी, आगे राज्य के मूल ढांचे में एक विकट कील सिद्ध हुई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।